नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही सियासी हलचल की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में तीसरे और चौथे चरण को लेकर प्रदेश के नेताओं की बैठक भी ली। मीटिंग में जेपी नड्डा ने बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों को एक्टिव करने के निर्देश दिए। अब हर रोज बीजेपी अपने बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों से फीडबैक लेगी। जेपी नड्डा रात भोपाल में ही रुकेंगे। उन्हें सिरोंज से सीधे मेहसाणा जाना था, लेकिन रात होने की वजह से अब वो भोपाल में ही रात में रुके हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी कार्यालय से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचे, उन्होंने बैठक ली कार्यकर्ताओं की और उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं। तो ये जो बयान जीतू पटवारी की तरफ से आया, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल लगातार बीजेपी उठाती है। जब भी ऐसे कोई विवादित बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से आते हैं तो उनका यही कहना है कि उल जलूल बयान दे रही है कांग्रेस, क्योंकि उन्हें हार का डर सताने लगा है। लेकिन खुद का बचाव करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्होंने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर ये विवादित बयान दे दिया और अब इस बयान पर सियासत भी होगी। लेकिन बयान क्या, वो आपको सुनाते हैं। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। कर रही उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी को। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं। और बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन कितनी दूर तक ये आपको जरूर बताएंगे जब इस पर सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और इंदौर में लोकसभा चुनाव का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा है। निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला ने रिट पिटीशन लगाई और दावा किया कि उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। नामांकन किसने और कैसे वापस लिया, इसका फैसला हाई कोर्ट करे। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि इंदौर से जब अक्षय कांति बम ने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, अपना नामांकन वापस लिया, 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने और नामांकन वापस लिया था। और इसी दौरान धर्मेंद्र सिंह झाला का भी नामांकन वापस होने की खबर आई। लेकिन अब उन्होंने इसे लेकर रिट पिटीशन लगाई है और ये दावा किया है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। और नामांकन किसने और कैसे वापस लिया, इसका हाईकोर्ट से उन्होंने फैसला करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो भी दिखाई जाए कि अगर मैं नामांकन वापस लेने पहुंचा था तो वो वीडियो भी हाईकोर्ट में दिखाई जाए। अगली खबर मुरैना से है। मुरैना में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान प्रियंका गांधी बीजेपी के आरोपों पर भावुक हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी मेरे पिता को देशद्रोही बोलती है, लेकिन मैं अपने शहीद पिता के टुकड़े घर लाई। मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली है। और ये बयान मुरैना में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है और वहां पर वो भावुक भी होती हुई नजर आई। सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस प्रत्याशी, जिनके लिए जन समर्थन मांगने गई थी, जनसभा करने गई थी प्रियंका गांधी, और बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसको लेकर वो भावुक हो गई। मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। तो प्रियंका गांधी भावुक होती नजर आई और उन्होंने ये कहा कि धन दौलत नहीं मिली, मुझे और मेरे पिता को विरासत में शहादत मिली है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और उज्जैन के शिप्रा में अब राजनीतिक डुबकियां भी लग रही हैं। राजनीतिक इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले उज्जैन से कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिप्रा में डुबकी लगाई, तो अब बारी उज्जैन के विधायक और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की थी। इस सियासी डुबकी के क्या कुछ मायने हैं, विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम की शिप्रा में डुबकी, शिप्रा से विपक्षियों को जवाब। शिप्रा मैया कराएंगी चुनाव पार। उज्जैन में 14 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले शिप्रा नदी में लगने लगी है चुनावी डुबकियां। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी चुनावी प्रचार के इस मौसम में शिप्रा में स्नान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं, इसीलिए वो आम दिनों में शिप्रा में स्नान करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका शिप्रा तट पहुंचने का अर्थ राजनीतिक है। दरअसल एक हफ्ते पहले कांग्रेसी शिप्रा के मैली होने के वीडियो वायरल कर रहे थे। सीएम पर सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने शिप्रा को लेकर कुछ नहीं किया। इनसे तो मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब शिप्रा माँ को शुद्ध नहीं कर पाए, जिस दिन उनको टिकट मिला माँ शिप्रा में उन्होंने डुबकी लगाई थी, तो अब माँ शिप्रा मैया माँ ही न्याय करेगी, भगवान महाकाल न्याय करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। सीएम को सद्बुद्धि देने की बात करने वाले महेश परमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो पिछले दिनों शिप्रा के रामघाट गेट के पास शिप्रा में गंदा पानी मिलने के बाद इस तरह विरोध जताते हुए नजर आए थे। उन्होंने गंदे पानी में डुबकी लगाई थी। साथ ही बीजेपी पर आरोप भी कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। शिप्रा माँ में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ ये सब लोग, ये डबल इंजन की सरकार। महेश परमार ने चुनावों में शिप्रा का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से करना शुरू किया, तो सीएम मोहन यादव ने भी जवाब देने का तरीका महेश परमार की ही तरह निकाला। वो भी शिप्रा में पहुँचे और असली शिप्रा का दृश्य लोगों को दिखाया। सीएम ने अर्घ देते हुए आस्था की डुबकी लगाई। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। दोनों ही नेताओं के शिप्रा से सामने आए वीडियो में एक समानता थी कि दोनों ने ही नदी में डुबकी लगाई, लेकिन बड़ा अंतर ये था कि महेश परमार ने शिप्रा की एक खराब छवि दिखाने की कोशिश की, जबकि सीएम ने उस साफ शिप्रा को दिखाया जिसमें हर 12 साल में आस्था की डुबकी लगाने कुंभ मेले में लाखों लोग पहुँचते हैं। कभी चुनावों का मुद्दा रहने वाली गंगा की जगह अब शिप्रा ने ले ली है और इसकी सफाई पर सवाल खड़े करने का काम भी इन चुनावों में देखने को मिला है। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की में जो शिप्रा नदी है, उसमें अब सियासत की डुबकी और राजनीतिक डुबकियां भी लगाई जा रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर 2 चरणों में हुए कम मतदान से लगे झटकों से पार्टियां अब उबरने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया और बीजेपी का दावा है कि उनका वोटर तो बाहर आया, मगर कांग्रेस का निराश वोटर घर से ही नहीं निकला। बीजेपी के इस दावे के क्या मायने हैं और इस पर कांग्रेस ने कितना गहरा तंज किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कम वोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार? थर्ड फेज के पहले थर्ड डिग्री प्रेशर, ठीकरा फोड़ने वाला प्लान। पहले और दूसरे फेज की कम वोटिंग चुनाव आयोग से ज्यादा राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि तीसरे फेज की वोटिंग में कमी ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि अब कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद बयान दिया कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो घर के बाहर निकलकर वोट करने गया है, लेकिन कांग्रेस का असली वोटर घर में ही कैद है। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है,
तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। वीडी शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या बीजेपी नेता लाइन में लगकर वोटर्स की गिनती कर रहे थे? गिनती कर रहे थे कि वो लाइन में खड़े होकर, नहीं निकला तो भी सामने आ जाएगा, और जब वास्तविक धरातल पर बातें सामने आ जाएगी तब ये क्या करेंगे? आंसू पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा इन्हें। दोनों राजनीतिक दल कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव विशेषज्ञों का इस मामले में कुछ और ही मानना है। कांग्रेस में से लोग बाग बहुत तादाद में गए तो कांग्रेस में हताशा का भाव आ गया कि अब तो कांग्रेस को जीतना है ही नहीं, भाजपा को जीतना ही है तो क्या वोट डालना। भाजपा में एक ये माहौल बन गया कि भाजपा तो जीत ही रही है, वोट डालें चाहे न डालें। तो ये कई कारण हो सकते हैं वोटिंग न होने के। बाकी मुझे लगता है कि कम वोटिंग के लिए भाजपा को ज़्यादा आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादा प्रयास, उनकी ज़्यादा टीम है, उनके पास ज़्यादा नेता हैं। कांग्रेस को दोष कम देना चाहिए, लेकिन कारण कई हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं, जबकि 7 मई और 13 मई को बची हुई 17 सीटों पर 2 फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। सबसे पहले 2 चरणों में 7 और 9% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चैलेंज है। तो अब इस चुनाव में तुम्हारा वोटर और मेरा वोटर हो रहा है, लेकिन नेताओं को यह समझना चाहिए कि वोटर किसका है, ये जनता पर ही उन्हें छोड़ देना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा की नाराजगी दूर ही नहीं हो रही। गुरुवार को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर थी। राधिका को उम्मीद थी कि वो उनका पक्ष लेंगी, मगर ऐसा होता नहीं हुआ। तो राधिका ने फिर सोशल मीडिया पर अपने दुख और नाराजगी का इजहार सोशल मीडिया के जरिए कर दिया। क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका लड़की के साथ क्यों नहीं? क्या आप अपनी शक्ति को पहचानो? क्या कांग्रेस में लड़की अकेली लड़ेगी? 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कांग्रेस का थीम सॉन्ग आप सुन रहे हैं, जो कि कांग्रेस हर चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सुनाती है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी चुनावों में आरक्षण देने की बात करती हैं, मंचों से कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मगर सच में अब लड़कियों को कांग्रेस में अकेले ही लड़ना होगा। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जब फूट फूट कर रोई तो वो अकेली थी। अकेले ही पार्टी में हो रहे अपमान के बाद आवाज उठा रही थी, लेकिन ये सब अकेले कर रही थी। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा का रोने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही थी कि आज तक मेरी इंसल्ट कभी नहीं हुई। मेरे साथ 40 साल में ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। राधिका खेड़ा ने इस अपमान के बाद आवाज उठाना बेहतर समझा। उन्होंने लिखा, नारी तू अबला नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उनकी पार्टी की लीडर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली बात करती हैं, इसीलिए उनको अकेला नहीं करेंगे। राधिका ने लिखा था, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। मगर राधिका को क्या पता था कि इस हंगामे के 24 घंटे के बाद प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी और चुपचाप चली जाएंगी। अपनी ही पार्टी के पुरुष नेताओं से सवाल नहीं करेंगी, एक महिला के साथ हुए अपमान पर आवाज बनकर खड़ी नहीं होंगी। प्रियंका आई और रैली में महिलाओं के बारे में बात की। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है।
देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन राधिका के मामले में शांत रही, यानी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बातें मंच से तो अच्छी लगती हैं प्रियंका को, लेकिन पार्टी के अंदर वो कुछ नहीं बोलती हैं। राधिका को पता नहीं था कि उनको अकेले ही लड़ना है, लेकिन पार्टी में हुए अपमान के बाद राधिका चुप नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल की चुप्पी पर सवाल उठाए, उन्हें कका कहकर सारी शिकायत की। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला पर तंज कसते हुए उनको दुशील लिखा। राधिका ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कक्का यानी भूपेश बघेल को सामने आकर बयान देना पड़ा। राधिका खेड़ा के मामले में बीजेपी भी लगातार हमलावर है। इन सब के बीच जो बात निकलकर सामने आई है कि मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात करना आसान है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर उतारना राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो प्रियंका गांधी का ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, राधिका खेड़ा ने ट्वीट जरूर किया, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पहुंची और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या कांग्रेस में लड़की अकेली लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में पाकिस्तान और कांग्रेस का जिक्र साथ साथ करते हैं, जिस बात से प्रियंका गांधी कुछ नाराज दिखी। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की बात करने की जगह मोदी विदेश की बात करते हैं, लेकिन मोदी पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग विदेश तक भी पहुंची। प्रियंका ने कहा, मोदी देश की नहीं विदेश की बातें करते हैं। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। ये सही है कि मोदी विदेश की बात करते हैं। गुरुवार को भी उन्होंने पाकिस्तान की बात की। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। लेकिन मोदी क्यों विदेश की बात कांग्रेस के साथ जोड़कर करते हैं, उसका कारण भी प्रियंका गांधी को जानना चाहिए। दरअसल प्रियंका के भाई यानी राहुल गांधी जो भारत को लेकर बयानबाजी करते हैं, उस पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हैं। यही नहीं, राहुल ऑन फायर लिखकर बढ़ावा देते हैं। जिस फवाद हुसैन का राहुल को साथ मिल रहा है, ये वही पाकिस्तानी नेता है जो हमारे पुलवामा शहीदों का मजाक संसद में बना रहा था। इसी फवाद हुसैन ने पुलवामा हमले को पाकिस्तान की सफलता के रूप में पेश किया था। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। फवाद हुसैन जैसे भारत विरोधी लोगों का साथ लेना राहुल को क्यों अच्छा लगता है? कांग्रेस इस पर क्यों नहीं रिएक्ट करती? जब कांग्रेस पाकिस्तान से मिलने वाले साथ पर कुछ नहीं बोलती, तो पीएम का राहुल पर सवाल उठाना कैसे गलत हो सकता है? तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की भारत में हो रही है चर्चा और उनका रिएक्शन भी अब इस पर सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। पता था कि मैं इंडियन इलेक्शन को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो
महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अमेठी का सस्पेंस खत्म होने को है। सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रवार को राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, पर हैरानी इसी बात की है कि राहुल के नामांकन को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है। इस पर देखिए रेजिडेंस एडिटर आदर्श सिंह की ये रिपोर्ट। अमेठी से ऑनलाइन रिश्ता, अपनी अमेठी से इतनी दूरी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर पूरे दिन राहुल गांधी ट्रेंड करते रहे। हैशटैग अमेठी और राहुल गांधी अमेठी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन क्या अब राहुल का रिश्ता अमेठी से सिर्फ ऑनलाइन रह गया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेठी से राहुल के ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदने की खबरें हैं, जबकि ये वो सीट है जहां से गांधी परिवार का सालों पुराना रिश्ता है। फिर भी राहुल ने वहां खुद न पहुंचकर ऑनलाइन फॉर्म खरीदना बेहतर समझा। राहुल गांधी अमेठी से शुक्रवार को नामांकन भी भर सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का अंदाजा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा के बयान से लगाया जा सकता है। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, हम तो गांधी परिवार के लिए कर रहे हैं। ये ही नहीं, गांधी परिवार के नामांकन का काम देखने वाले वकील केसी कौशिक पहले रायबरेली और फिर अमेठी पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल अपनी फैमिली सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं। इन दोनों सीटों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक और स्थानीय नेताओं की माने तो रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट से कांग्रेस से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। खबर यह भी आ रही है कि अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऑनलाइन पर्चा भी खरीदा गया है, जिस पे राहुल गांधी कल यानी जो नामांकन का आखिरी दिन है उस पर नामांकन भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों सीटों से गांधी परिवार के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यूपी की कम से कम इन दो सीटों का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तैयारियों को देख जनता को भी लग रहा है कि राहुल अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से अमेठी में एक दीपावली जैसा माहौल है, यहाँ के आम जनमानस भी राहुल गांधी को लेकर बहुत उत्सुक है। निश्चित ही कल के नामांकन में एक आपको अलग लोगों का उत्साह दिखेगा कि अमेठी एक बार फिर से पूरे संसारों में अपन पहचान बनाई जाती है। अमेठी के नाम फिर जगमा रोशन होने वाला है। अमेठी से चुनाव लड़ रही और पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने भी लगभग 15 दिन पहले ये बात कही थी। वायनाड में 26 अप्रैल को चुनाव होने के बाद राहुल गांधी सीधे अमेठी आएंगे। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन तैयारियां इस बार भी नहीं की। बस अमेठी से ऑनलाइन रिश्ता बनाया हुआ है, जहां वो न कभी जाते हैं और न ही गांधी परिवार का कोई और सदस्य, जबकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। दरअसल अमेठी में दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट बनी। अमेठी में एक बार भी सपा बसपा नहीं जीती है। 4 बार राजीव गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। 4 बार राहुल गांधी ने अमेठी को जीता है। साल 1977, 1998 और 2019 में कांग्रेस की हार हुई। 2019 लोकसभा में बीजेपी से स्मृति ईरानी जीती। अमेठी की पिक्चर अभी पूरी तरह से कांग्रेस ने क्लियर नहीं की है। वहीं गांधी परिवार की एक और सीट रायबरेली अभी तक फंसी हुई है। यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट क्लियर नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने रायबरेली से योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है। वे 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार